हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय चित्रकला की पृष्ठभूमि। आधुनिक भारतीय चित्रकला की जो पृष्ठभूमि तैयार करने का काम करती हैं, उनमें प्रमुख रूप से आपकी तंजौर शैली, उड़ीसा शैली, कालीघाट शैली, कालीघाट जिसका अन्य नाम बाजार शैली है, और इसके अलावा पटना शैली प्रमुख है। यही चित्र शैलियाँ हैं जो आधुनिक भारतीय चित्रकला को पृष्ठभूमि देने का कार्य करती हैं। इसमें प्रमुख रूप से तंजौर शैली जो है, तंजौर शैली का टाइम पीरियड 19वीं सदी के लगभग रहा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 19वीं सदी होना चाहिए था। जो तंजौर शैली का टाइम पीरियड रहा, 19वीं सदी इसका टाइम पीरियड रहा। तंजौर प्राचीन काल से ही कला का केंद्र रहा है। प्रमुख रूप से चोलकालीन जो स्थापत्य कला थी, उसके अंतर्गत हम देखते हैं चोलकालीन स्थापत्य कला, या फिर इसके अलावा जो मूर्ति निर्माण होते थे, कांस्य मूर्ति शिल्प जो बनते थे, प्रमुख रूप से नटराज मूर्तियाँ उस टाइम पे फेमस थी यहाँ पे। और 19वीं सदी तक आने तक, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई, 19वीं होना चाहिए था। 19वीं सदी के आने तक जो ये जो मूर्ति कला था, इसका स्थान ले लिया है चित्रकला ने। और राजा सरभोजी के काल में 18वीं से 19वीं सदी के मध्य मुख्य रूप से राजस्थानी शैली जो थी, राजस्थानी शैली का जब पतन हुआ, तो राजस्थानी राज्यों से जो चित्रकार आए थे यहाँ पे तंजौर शैली के अंतर्गत, उनको राजा सरभोजी ने आश्रय दिया था। और ये चित्रकार मुख्य रूप से हिंदू चित्रकार थे। इसके अलावा राजा शिवराज के समय यहाँ पर अनेक कलाकारों के परिवारों ने आश्रय लिया, जिन्होंने तंजौर शैली में काम किया। और ये जो चित्रकार थे, ये काष्ठ फलकों पर चित्र बनाते थे। काष्ठ फलकों पर ये चित्रकार जल रंगों में चित्र बनाते थे, जल रंगों से टेम्परा माध्यम में चित्र बनाते थे। और इन चित्रों में सोने के पत्र लगाए जाते, सोने के पत्र यानी कि सोने के वर्क हम कह सकते हैं, एक प्रकार की लेयर लगाई जाती थी सोने की। इसके अतिरिक्त इसमें बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, ये सब जड़ाई होती थी इन सब की। और एक चित्र को पूर्ण करने में लगभग 20 दिन का समय लगता था। इसके अलावा जो यहाँ के कलाकार थे, काष्ठ फलक के अलावा ये हाथी दांत पर चित्रण करते, हाथी दांत के जो फलक होते उन पर चित्रण कार्य करते। अभ्रक जो खनिज है, अभ्रक के पत्र पर चित्रण करते, यानी कि अभ्रक के धरातल पर चित्र बनाते। उसके अलावा कांच पर चित्रकारी करते। कांच पर चित्रकारी को ग्लास पेंटिंग भी कहा जाता है। और जो सादा कांच होता था, उस पे रंगों की अपारदर्शक परत द्वारा चित्रकारी की जाती। जो हाथी दांत पर बने सबिये होते थे, वो मुख्य रूप से 6 इंच लंबे आकार के होते थे। और यहाँ के जो कलाकार थे, यानी कि तंजौर शैली के कलाकार, वो चित्रकार समुदाय के थे। चित्रकार समुदाय जो अपने नाम के पीछे राजा लिखते थे या फिर राजू लिखते थे। इन्हीं में प्रमुख एक कलाकार थे सी कोडिया राजू, जो तंजौर शैली के महत्वपूर्ण चित्रकारों में से उनका नाम आता है। और तंजौर शैली के चित्रों को जो मैंने आपको बताया, जैसे सोने और बहुमूल्य पत्थरों से सजाया जाता था, या फिर मणियों वगैरह की उसमें जड़ाई होती। ऐसे चित्र अधिकतर तंजौर के मध्यवर्गीय घरों में देखने को मिलते, जो मुख्य रूप से पूजा हेतु बने होते थे। और यहाँ की जो मूर्तियाँ थी, यानी कि मूर्तियों की जगह चित्रों ने ले लिया था। मुख्य रूप से जो पूजा स्थल होगा, यानी कि घर का जो मंदिर होगा, उसमें मूर्तियों की जगह लेंगे चित्र, 19वीं सदी तक आते आते, है ना। तो इस कला का जो उद्गम माना जाता है, स्टार्टिंग माना जाता है, वो तिरुवर के त्यागराज स्वामी के भित्ति चित्रों से माना जाता है कुछ हद तक। और इस कला का जो संबंध था, वो लोक कला से भी माना जाता है। लोक कला से इसलिए माना जाता है
क्योंकि इसमें जो है शक्तिशाली रेखाओं का चयन हुआ और यही शक्तिशाली रेखाएं बाद में शीशे और अभ्रक पर जो चित्रकारी हुई उसमें भी देखी गई। शक्तिशाली रेखाओं यानी कि मुख्य रूप से लोक कला से मतलब है। शक्तिशाली रेखाएं जहां पर यूज होंगी तो वो लोक कला से संबंधित मानी जाएगी मुख्य रूप से। इसके अलावा जो तंजौर शैली की विषय वस्तु थे, तंजौर शैली के जो विषय थे वो मुख्य रूप से उनको 3 भागों में बांटा गया, यानी कि 3 प्रकार की विषय वस्तु यहाँ पर प्रमुख रही है। इसमें सर्वप्रथम वे चित्र आते हैं जिनकी विषय वस्तु पौराणिक है, यानी कि देवी देवताओं से संबंधित हैं, पौराणिक विषय होंगे सर्वप्रथम पहले वर्ग में। दूसरे वर्ग में दरबारी चित्र रहेंगे, दरबारी चित्र जिसमें राजाओं के व्यक्ति चित्र बनेंगे। तीसरे प्रकार के वे चित्र होंगे जिनमें एक उपास्य देवता का चित्र बनेगा। उपास्य देवता यानी कि उपदेवता हम कह सकते हैं, या फिर एक प्रकार से देवदूत हम कह सकते हैं, या फिर उपास्य देवता को कुल देवता कहें तो ज्यादा सही रहेगा। किसी भी एक कुल का देवता कुल देवता कहलाता है, यानी कि पर्सनल अपना एक देवता हो गया है ना, तो उसी को उपास्य देवता कहा गया। और ये जो उपास्य देवता वाले चित्र थे ये तंजौर शैली में सर्वाधिक संख्या में उपलब्ध हुए हैं। जो ये चित्र बनेंगे, जिस प्रकार के भी ये तीनों वर्गों के जो चित्र बनेंगे, मुख्य रूप से देवी देवताओं के जो चित्र बनेंगे, इन चित्रों में जो मुख्य आकृति होगी उसको एक मंडप में बनाया जाएगा, मंडप या फिर पांडाल में बनाया जाएगा। और इन मुख्य आकृतियों को सारी शक्तियों और गुणों से अलंकृत किया जाएगा। शक्तियां गुण या फिर गुण कहने का मतलब है शक्तियां, यानी कि जो चित्र के पीछे एक प्रकाश पुंज दिखाया जाएगा, तीव्र प्रकाश, ताकि दिव्य पुरुष लगे या फिर एक देवता लगे, है ना। इसके अलावा चेहरे पर तेज होगा, शरीर जो है वो स्वस्थ दिखाया जाएगा, गोरा दिखाया जाएगा, है ना, चेहरे पर तेज होगा। तो इसी प्रकार के गुण कहने का मतलब है गुण और शक्तियों से युक्त दिखाया जाएगा ना। और ये जो चित्र थे, यहाँ की जो मूर्तियां थी, मैंने आपको बताया कि मूर्तियों का स्थान पहले चित्रों ने लिया, बाद में ये जो चित्र बने वर्तमान समय में इन चित्रों की जगह भी अब छपे चित्रों ने लेना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अब हैंडमेड जो पेंटिंग है वो कम बनती है और छपे हुए चित्र ज़्यादा मिल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कैलेंडर आर्ट आपकी स्टार्ट हुई, राजा रवि वर्मा ने शुरू की, बाद में उन्होंने लिथोग्राफी प्रेस खोली, तो उन्हीं की चित्रों की कॉपियाँ बनने लगी और वर्तमान में उसी के कुछ प्रिंट बनते हैं या फिर प्रिंट मिल जाते हैं या फिर आपके कंप्यूटराइज चित्र मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ के प्रमुख रूप से देवी देवताओं से संबंधित ही चित्र बने हैं यहाँ पे, और अपारदर्शी रंगों द्वारा बने। मैंने आपको बताया कि ग्लास पेंटिंग जो हुई है वो अपारदर्शी रंगों द्वारा हुई है, टेम्परा माध्यम में। और चित्रकार होंगे यहाँ के प्रमुख सी कोडिया राजू, चित्र होगा बालकृष्ण, या फिर यही जो चित्र है वो बालकृष्ण माखन लिए हुए, इस प्रकार से आ सकता है, या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जा सकता है। चित्रकारों में मुख्य रूप से सी कोडिया राजू का ही नाम आता है। इसके अलावा और भी चित्रकार हो सकते हैं, लेकिन फेमस जो चित्रकार हैं वो सी कोडिया राजू है, और चित्र बालकृष्ण वाला यहाँ का तंजौर शैली का फेमस है। इसके बाद है उड़ीसा के पटचित्र, यानी कि आधुनिक भारतीय चित्रकला जो है उसमें बैकग्राउंड देने का जो सेकंड श्रेय जाएगा वो उड़ीसा के पटचित्रों को जाएगा। उड़ीसा के पटचित्रों का जो टाइम पीरियड रहा है वो 17वीं 18वीं सदी के लगभग का रहा है टाइम पीरियड, क्योंकि 17वीं सदी के लगभग जो उड़ीसा की चित्रकला थी, स्थानीय चित्रकला, उसमें मुगल होना चाहिए था, खैर मुगल, दक्षिणी, विजयनगर, अपभ्रंश, इन शैलियों का सम्मिलित प्रभाव से विकसित हुई। मुगल, दक्षिणी, अपभ्रंश, इन शैलियों का मिला जुला रूप था उड़ीसा शैली, या फिर उड़ीसा के पटचित्रों में हम इस प्रकार के चित्र देखेंगे, इस प्रकार के विषय देखेंगे, है ना। और ये जो उड़ीसा शैली थी इसमें मुगल शैली का रेखांकन की बारीकी होगी, यानी कि जो मुगल शैली से लिया जाएगा वो रेखांकन की बारीकी वाली विशेषता ली जाएगी। दक्षिणी शैली की अलंकारिकता होगी, अपभ्रंश शैली की अंतराल व्यवस्था होगी,
और विजयनगर शैली की इसमें आकार योजना ली जाएगी। इसके साथ ही लोक कला इसमें सम्मिलित होगी। लोक कला यानी कि यहीं की प्राचीन कला है ना, उन सभी का सम्मिलित रूप होगा आपकी उड़ीसा शैली। और उड़ीसा के जो चित्र थे वो मुख्य रूप से टाट और कपड़े पर बनते थे। टाट और कपड़े पर गोबर मिट्टी वगैरह का जो लेप था, उसके बाद उसकी घोटाई की जाती है ना। उसी प्रोसेस, इस प्रकार के प्रोसेस से गुजरने के बाद जो धरातल तैयार होता उसी को पट कहते, उसी को पटचित्र कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जात्री चित्र भी बनते। जात्री चित्र, जो जात्री चित्र होते थे वो दो प्रकार के होते थे, एक गोल, दूसरा आयताकार। गोल चित्रों को टिकली चित्र भी कहते थे, आयताकार चित्रों को पदप चित्र भी कहते थे। जो गोल चित्र होते थे यानी कि टिकली चित्र, वो आकार में छोटे होते और उनका जो यूज होता, यहाँ की स्त्रियां उसको माथे पर धारण करती, यानी कि बिंदी स्वरूप उसको लगाती माथे पर। उसी में अलंकरण वगैरह होता है या फिर चित्र बनते जिस भी प्रकार के। वो हो गया आपका टिकली चित्र। और आयताकार होगा पदप, यानी कि जिसको पुरुष जो है गले में ताबीज के रूप में धारण करेंगे। वो लैंडस्केप तरीके से रख सकते हैं उसको, या फिर पोर्ट्रेट तरीके से रख सकते हैं, है ना। तो उसी पे अलंकरण वगैरह होगा, या फिर जो भी यहाँ की स्थानीय शैली है उसी के अनुरूप चित्र बनेंगे, टिकली और पदप। इसके अलावा ये जो टिकली पदप सम्मिलित रूप से हमने इसको जात्री चित्र कहा। जात्री यानी कि यात्रा से ही बना है जात्री। यात्रा यानी कि यात्रा, है ना। किसी भी धार्मिक यात्रा को यात्रा कहा जाता है, और यात्रा को ही यात्रा न कह के यात्रा कहा जाता है, और यात्रा से ही जात्री बना है। और जात्री चित्र दो प्रकार के, गोल और आयताकार। ये जो चित्र होंगे ये मुख्य रूप से सूती कपड़े पर बनेंगे, और सूती कपड़े की इसमें 2-3 लेयर आपस में चिपकाई जाएगी, यही कहलाएगा एक प्रकार का पट। इसके अलावा जात्री चित्र के अलावा यहाँ पर जो है पाना चित्र बनाया जाता था, गोलो चित्र बनता था। पाना जिसको पन्ना भी कहा गया, गोलो। और ये ठीक जात्री चित्र के ही समान होंगे, लेकिन इसकी विशेषता यह होगी कि ये कागज पर बनेंगे। कागज पर आयताकार और गोल प्रकार से बनेंगे। जो गोलो होगा वो अपने आप में नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि गोल चित्र होगा। पाना जो है वो आयताकार चित्र होगा, लेकिन इसका यूज ठीक उसी प्रकार नहीं होगा जिस प्रकार टिकली और पदप का यूज होता था, क्योंकि ये कागज पर बन रहे हैं, वो आपके कपड़े पर बन रहे थे। जो उड़ीसा के जो पटचित्र होंगे उनका प्रमुख केंद्र होगा जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी यानी कि उड़ीसा से संबंधित एक मंदिर है वहां पे, जगन्नाथपुरी, जिसमें आपके अनंत वर्धन चोड़ गंगदेव द्वारा वो बनवाया गया था जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। और ये जो जगन्नाथपुरी है, यहीं पर यात्री जो है यात्रा करने के लिए आएंगे और प्रसाद स्वरूप यहाँ के चित्रों को ले जाएंगे। प्रसाद स्वरूप यहाँ के चित्रों को ले जाएंगे, और जो विषय होगा प्रमुख रूप से राधा कृष्ण इनका विषय होगा, या फिर इसके अलावा राधा कृष्ण, सुभद्रा, बलराम इनका विषय होगा, क्योंकि पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ मूर्ति शिल्प वहां पर स्थापित है। अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव के टाइम का, 12वीं सदी के लगभग का, है ना। तो उसी से संबंधित विषय बनेंगे। कलाकार जो है चित्र बनाएंगे, और जो घूमने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, वो इन चित्रों को खरीद कर ले जाएंगे। इसी प्रकार की रही आपकी उड़ीसा शैली। इसके बाद है कालीघाट शैली, जिसका अन्य नाम बाजार शैली भी है। जो कालीघाट शैली रही है, जब 1660 के लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, जॉब चार्नॉक, उन्होंने जो है कोलकाता शहर की स्थापना की थी, या फिर कोलकाता शहर बसाया था। कोलकाता बसने के बाद जो कुछ पटुआ कलाकार थे, यानी कि कुछ उड़ीसा से आए और कुछ बाकी क्षेत्रों से आए, यानी कि यहाँ के स्थानीय जो कलाकार थे, वो कालीघाट यानी कि वर्तमान कलकत्ता, है ना। कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल की ही राजधानी कलकत्ता है। तो कलकत्ता का जो कालीघाट क्षेत्र है, कालीघाट क्षेत्र के अंदर एक काली मंदिर था। काली मंदिर में जाकर जो है कुछ पटुआ कलाकार बस गए, है ना। जो पटचित्र बनाने वाले कलाकारों को ही पटुआ कहा गया।
तो कलाकार वहाँ पे बस गए और चित्रण करने लगे, है ना। और इस शैली के, इस स्थानीय शैली में चित्रण करने वाले जो कलाकार थे, उन्हीं को, उन्होंने जो शैली विकसित की उसी को कालीघाट शैली कहा गया। इसका जो केंद्र रहा है वो कलकत्ता के, मैंने आपको बताया कि कालीघाट होना चाहिए था। कालीघाट का जो काली माता का मंदिर रहा है इसका मुख्य केंद्र, क्योंकि उस समय का जो समाज था वो काली भगवती की आराधना करता था, उनको मानता था, और जिस कारण जो श्रद्धालु थे वो भी यहाँ पे आते और चित्रों को प्रसाद स्वरूप खरीद कर ले जाते, है ना। और जो ये पटचित्र थे ये कपड़े पर टेम्परा माध्यम में बनते, ठीक उसी प्रकार लेयर से लेयर चिपका के या फिर टाट कपड़े पे गोबर मिट्टी का लेप लगा के फिर उसकी घोटाई करके प्रोसेस से गुजार के धरातल तैयार होता था, उस पर चित्र बनते थे, उसी को पटचित्र कहा गया। 1947 के लगभग स्टुअर्ट किपलिंग ने कालीघाट के कुछ चित्रों को विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन को भेंट किया, जिसके आधार पर कला मर्मज्ञ जो हैं अजीत घोष ने एक शोध किया था, एक रिसर्च किया था यहाँ के चित्रों के ऊपर। उसके अलावा जो मुल्कराज आनंद रहे हैं, मुल्कराज आनंद ने मुंबई से प्रकाशित जो उनकी कला पत्रिका थी मार्ग, उसका एक भाग जो है पूर्ण रूप से कालीघाट चित्रों को समर्पित रहा, यानी कि एक पूर्ण भाग कहें, एक अंक कहें, है ना, वो मुख्य रूप से कालीघाट चित्रों को समर्पित रहा। उसके बारे में लिखा गया या फिर उन चित्रों को प्रकाशित करवाया, यानी कि कालीघाट चित्र शैली जो थी उसको इम्पोर्टेंस देने में इन कला समीक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1932 ईस्वी के लगभग जो है कालीघाट चित्रों पर श्रीमती बोलनोस का एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का नाम था 24 प्लेट्स इलस्ट्रेटिव ऑफ हिंदू एंड यूरोपियन मेंस इन बंगाल। ये जो ग्रंथ था ये प्रकाशित हुआ, जिसमें कालीघाट चित्रों का विषय वस्तु रही है या फिर उसके बारे में चर्चा की गई है। मेन जो पॉइंट है वो 1971 में जो है कालीघाट पेंटिंग पुस्तक प्रकाशित हुई WG आर्चर की। ये सबसे मेन मुख्य पॉइंट यही रहा है कि कालीघाट पेंटिंग जो बुक रही है WG आर्चर 1971 में प्रकाशित की इन्होंने, ये कालीघाट शैली को प्रकाश पे लाने का मुख्य श्रेय इनको दिया गया इस पुस्तक के माध्यम से। और इसी पुस्तक में WG आर्चर ने इसको बाजार पेंटिंग कहा। उसके अलावा 1941 के लगभग AK मुखर्जी की पुस्तक कालीघाट फोक पेंटिंग भी प्रकाशित हुई, लेकिन सबसे चर्चित रही है कालीघाट पेंटिंग WG आर्चर। कालीघाट शैली के जो चित्रकार रहे हैं प्रमुख रूप से, उन चित्रकारों में NC घोष, KC घोष, नीलमणि दास, बलराम, गोपाल दास, पाल और वैरागी, इन चित्रकारों का मुख्य नाम आता है, या फिर ये शैली के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और कलाकार नहीं रहे होंगे, इनके अलावा और भी सैकड़ों कलाकार काम कर रहे थे, लेकिन ये कुछ कलाकार हैं जिनके महत्वपूर्ण नाम आते हैं। किसी भी एक शैली में एक से अधिक बहुत सारे कलाकार हो सकते हैं, सैकड़ों कलाकार हो सकते हैं, लेकिन कुछ ही 5-7 ऐसे कलाकार होते हैं जो फेमस होते हैं और उन्हीं का नाम बार बार पूछा जाता है। यहाँ के जो चित्र रहे हैं उन चित्रों में राधा कृष्ण की युगल छवि, सती का शव ले जाते शिव, कृष्ण को गोद में लेकर दूध दोहती यशोदा, अर्धनारीश्वर का चित्र रहा है। इसके अलावा बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, यानी कि बंगाली बाबू कोई बंगाली बाबू है, यानी कि पश्चिम बंगाल का ही एक किरदार है। कालीघाट जो कलकत्ता का क्षेत्र है उसी का एक किरदार है, बंगाली बाबू उसको कहा गया। उसकी वैश्यावृत्ति यानी कि वो अपने नाच गाने का आनंद ले रहा है ना। वैश्यावृत्ति से मतलब अपने नाच गाने को देख रहा है, एंजॉय कर रहा है ना। उसके अलावा श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग, वैष्णव पर हास्य व्यंग्य, तारकेश्वर स्कैंडल, ये कुछ फेमस चित्र रहे हैं यहाँ के। उसके अलावा पान चबाते हुए, मदिरा पान करते हुए, पति पत्नी का मनमुटाव यानी कि झगड़े से संबंधित, राधा कृष्ण का मान भंजन, बंगाली युवतियों का श्रृंगार, चुंबन व आलिंगन के कामुक दृश्य,
हुक्का पीते हुए, मछली खाती बिल्ली, संगीत का अभ्यास करते हुए, तानपुरा बजाते शिव, पूतना का वध, गौर निताई। ये कुछ कालीघाट शैली के फेमस पेंटिंग रहे हैं, चित्रित विषय रहे हैं ना, पर्टिकुलर चित्रित विषय भी कह सकते हैं। चित्रित विषय तो मुख्य रूप से, खैर चित्र और चित्रित विषय में थोड़ा सा इतना फर्क है कि चित्र पर्टिकुलर चित्र का नाम दिया जाता है, विषय में किसी एक विषय को लिया जा सकता है, उसमें बहुत सारे चित्र हो सकते हैं। जैसे विषय हो जाएंगे आपके राम कृष्ण या फिर महाभारत के पात्र, काली माता के विभिन्न स्वरूप, क्योंकि कालीघाट या फिर बाजार शैली के चित्र बन रहे हैं, है ना, कालीघाट के चित्र बन रहे हैं, जो कि काली मंदिर जो है वो मुख्य केंद्र रहा है, तो इसलिए काली माता के विभिन्न स्वरूप तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना, वो कॉमन विषय हो गया। इसके अलावा वो मैंने नोट नहीं किया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो काली माता के विभिन्न स्वरूप तो बनेंगे, धार्मिक विषय तो बनेंगे ही, लेकिन उसके अलावा ये कुछ अन्य विषय थे जो फेमस रहे हैं, जिसमें जो मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर से, वो फेमस चित्र हो जाएंगे, जिसमें गौर निताई, तानपुरा बजाते शिव, संगीत का अभ्यास करते हुए, बंगाली युवतियों का श्रृंगार, कृष्ण राधा कृष्ण का मान भंजन, तारकेश्वर स्कैंडल, वैष्णवों पर हास्य व्यंग्य, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, ये इसके कुछ फेमस चित्र रहे। तो आप सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है इतना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को पूरी देखें, तभी समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।